हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नंबर थ्योरी पे। दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप आई टेप पे जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी सारे कंसेप्ट समझाए हैं और वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इसमें आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में। आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है, पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना पड़ेगा। पर उससे पहले एक आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं, पर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप बोलोगे सर आपने क्या क्या टॉपिक अभी तक नंबर थ्योरी पे पढ़ा दिया, तो भैया ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें डिवाइजर एंड जीसीडी, प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी और आईटे पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है नंबर थ्योरी। और बड़ा मजा आपको यहाँ पे आने वाला है। तो बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो सुन, होता क्या है, लेट n be a positive integer, we say that an integer a is congruent to b modulo n। अगर यहां पे n जो है वो इसके डिफरेंस को क्या करता है भैया, डिवाइड करता है ना। मतलब यहां पे अगर बोलूं a is congruent to b mod n, इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी के डिफरेंस को n यहां पे क्या करता है भैया, डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंस का जो साइन है वो 3 लाइन से लिखा जाता है ना, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इसके बारे में, तो बेटा 11 में से 1 गया तो 10, और 10 को 5 डिवाइड करता, मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहां रखा है 56, और अगर मैं इसको यहां पे 3 से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड करके अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा भैया, आप जानते हो यार, यहाँ पे एक बार जाएगा ये, है ना। देन ये आप लिखोगे 2 6, देन ये 8 तिया 24, है ना भैया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 2 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो नॉर्मली जब भी हमारे पास, अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो कि मैंने यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में बताया था, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 56 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 3 इंटू 18 प्लस का 2, है ना भाई। ये तरीका होता है। पर सुन, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी कहानी डिफरेंट हो जाती है, और वो ये बोलती है कि भैया हम क्या करते हैं, सुन, अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सुन, इसको इस प्रकार से लिखूंगा, दैट इज 56 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये लिखेंगे 2, एंड यहाँ पे आएगा सुन मॉड 3। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा जाता है कि 56 में जब आप 3 का भाग लगा रहे हो तो भैया 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ना। ये आपको समझने की आवश्यकता, यहाँ पे इसका कोई लेन देना नहीं है कि भाई डिवाइड कितनी बार जा रहा है, उससे लेन देना नहीं है कि भाई 56 में 2 को माइनस किया तो 54 आएगा, 54 में 3 का भाग लगाएंगे तो 18 आएगा, तो 18 से कोई लेन देना नहीं भैया, डिवाइड होना चाहिए। बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और यही कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। दैट इज 56 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3, मतलब 56 में 3 का भाग लगा रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। जैसे मैं आपके सामने अगर इसकी बात करूं कि 12 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो 5 रिमाइंडर बचता है, -11 में 3 का भाग लगाता हूं तो 1 रिमाइंडर बचता है, राइट। ऐसे ही 446 में 7 का भाग लगाता हूं तो भैया इतना रिमाइंडर बच जाता है। आप बोलोगे यार गुरुजी ये तो गड़बड़ है यार, ये कैसे हो सकता है, इतना रिमाइंडर कैसे बन सकता है सर, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो तो 7 से छोटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जब आप 7 से भाग लगाओगे तो बाकी फिर इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये लिखना गलत है, लिखा जा सकता है, पर अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, है ना। सुन, यहाँ से 7 से डिवाइड किए है ना, तो यार ये कितना आएगा हमारे पास, 7 या 21, है ना। देन यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 8 7 9 63, है ना भैया। यहाँ पे कितना बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 446 इज इक्वल टू 5, है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7। भैया ये भी इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है ना। ठीक है, तो ये एक तरह से रिमाइंडर होता है यहाँ पे, पर ठीक है,
इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप इस तरह से जैसा बात करेंगे तो 278 है, उसमें 7 का भाग लगा होगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, या 278 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 है ना, वो उसको डिवाइड एग्जैक्टली कर जाएगा। तो कुल मिला के कॉन्ग्रुएंस का मतलब सीधा सीधा यही होता है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि भैया A is congruent to B mod M and C is congruent to D mod M, है ना, मतलब ये mod सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं यहाँ पे ना, क्या सुन, A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस डी mod, यहाँ पे क्या आएगा भैया, M आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा दैट इज 18, मैं 18 की जगह यहाँ पे लिख दीजिए 19 इज इक्वल टू 1 mod, यहाँ पे 3 आ रहा है, क्लियर है। और एक और मैंने लिखा यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे आ रहा 8 इज इक्वल टू 2 mod 3 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सुन इन दोनों को जोड़ता हूँ, है ना, जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा 19 और 8, सुन 19 और 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो भैया ये 3 हो जाएगा, 3 mod 3। पर हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि चूंकि 3 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन अगर आप देखेंगे तो 3 तो भैया 3 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उस वाले केस में तो ये पूरा भाई 27 में से 3 गया तो 3 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर 3 यहाँ भी आ रहा, 3 यहाँ भी आ रहा, तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन 0 रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 इज इन कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। तो यार यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्लियर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 19 में से 8 गया तो भैया 11, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 mod 3। अब देखो माइनस इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 12 में 3 का भाग लगता है, सही है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मोड सेम है तो इनको जोड़ भी सकते हैं, इनको घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यार ये भी सही होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं ना, भैया मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा सुन 19 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 हो जाएगा, एंड ये आएगा सुन mod 3। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पावर भी करता हूं तो यार वो भी बराबर आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने इस वाले को लेता हूं, है ना, सुन इसको लेता हूं, अगर मैं इसकी पावर 2 कर देता हूं, है ना, क्या कर देता हूं सुन 2, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। करके देखते हैं सुन, ये कितना आएगा 64 इज इक्वल टू 4 mod 3। हाँ जी 64 में 4 का माइनस करेंगे तो भैया 3 से डिविजिबल हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सही है, क्लियर है। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई है। अब सुन ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे इज इक्वल टू बीसी mod m, है ना, अगर बाई चांस यहाँ पे हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, मान लीजिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, है ना, या फिर आप ऐसा ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि हमारे पास दे रखा है सुन यहाँ पे 16 इनकॉन्ग्रुएंट ऑफ 4 mod यहाँ पे 6 आ गया। मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है, क्लियर है। आप देख रहे हो सामने कि सर यहाँ पे 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है, तो यार ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बोलोगे तो भैया यहाँ पे 2 कॉमन निकल के कैंसिल होगा तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू 2 mod 3, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है। पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमारे पास यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू जो कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो सुन 2 कैंसिल हो रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो सुन सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है ना, देखिए आप, है ना। तो सुन यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है, तो कैसा देखो अल्टीमेटली इसको ऐसा लिख सकते हैं, पर इसके पीछे की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है ना, इफ एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी mod m, तो यहाँ पे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m बाय जीसीडी ऑफ सी कोमा m। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे c मतलब 2 और 6 का जो जीसीडी आएगा वो 2 आएगा, तो 2 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं। अब सुन लीनियर कॉन्ग्रुएंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा तो 2 मिनट में चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। मान लीजिए ये हमारे पास एक गिवन है, तो आपसे बोला जाए कि सर x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, x की वैल्यू 1 रखोगे तो भैया 3 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भैया 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखता हूं, है ना, क्या लिखता हूं भैया 2, तो
तो ये 6 में से 2 माइनस हुआ 4, भैया डिवाइड नहीं करता, मतलब गलत बात है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 9 में से 2 गया 7 में 5 का भाग नहीं, भैया ये भी नहीं लगेगा। x इज इक्वल टू 4 रखता हूं, 4 रखूंगा तो 12 में से 2 गया तो 10 में 5 का भाग बिल्कुल जाता है। तो हमारे पास ऐसे x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होगी जिससे ये संतुष्ट करेगा, ये हमें निकालना होता है। पहली बात तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, है ना, और इसकी वैल्यू हम निकाल के देखेंगे तो वो हम आगे समझेंगे यहाँ पे। पर जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है उसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है, अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod n इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू है जो इसको संतुष्ट कर रही है ना, जैसे मान लीजिए x0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसका क्या कहलाता है भैया, सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, इसका सॉल्यूशन यहां पे 4 आ रहा है जो 5 से छोटा है, तो भैया ये इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, मतलब जो भी हमारे पास मोड है उससे कम वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो वो इनकॉन्ग्रुएंट होता है। यहां पे लिखा हुआ है, सुनिए यहां पे देखिए आप, ax congruent to b mod n if x0 is less than n, मतलब x0 इस n से छोटा है, then it is called incongruent solution। और बड़ा जो होता है वो क्या होता है भैया, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि 3x congruent to 2 mod 5 has a solution, और वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। अब कितने इनकॉन्ग्रुएंट होंगे और कितने कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा, आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अरे भैया, जो भी x की वैल्यू जो इसको संतुष्ट कर रही है और 5 से छोटी है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, और 5 से बड़ी है वो कॉन्ग्रुएंट है ना। मैं सब सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सुन यहाँ पे क्या होता है, जो जीसीडी ऑफ एन और ए, अगर डी आ रहा है और डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बी को डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, सुन, the linear congruence ax congruent to b mod n has a solution if d divides b where d is equal to this, है ना। अब आपको बड़ी बहुत ज्यादा थ्योरी नजर आ रही है उसकी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, एग्जांपल देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, टेंशन मत लीजिए, है ना। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, सुन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका जीसीडी निकालता हूँ, किसका जीसीडी निकालता हूँ, सुन, ए और इसका एन का, तो ए हमारे पास ये दैट इज 3 एंड 5 का ये एन है ना, इसका मैं जीसीडी निकालता हूं, है ना, और ये जो जीसीडी होता है इसको हम यहाँ पे डी बोलते हैं, और भैया इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये जो 1 है भैया ये इस 2 को डिवाइड करना चाहिए, वो करता है ना, तो करेगा, मतलब इतने हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे सुन, इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। इसके अलावा जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होता है सुन, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होता है। और कैसे निकालेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, मस्त मजा आएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली है, क्लियर। अब यहां पे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड होते हैं, सुन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, और एक दूसरा मेथड बताऊंगा वो फटाफट चुटकियों में उसके सॉल्यूशंस आप निकाल पाओगे। पर चूंकि आपको ये भी समझना आवश्यक है कि यार ये मेथड एग्जैक्टली क्या है, तो सुन, इसके लिए आपको जो हमारा पुराना वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने डिविजनल एल्गोरिथम समझा रखा, जहां पर मैंने जीसीडी का कांसेप्ट समझाया, और जीसीडी से हमने किसी भी इक्वेशन को लिखना सिखाया कि जीसीडी से उस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है ना, वो मैंने लिखना समझाया, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। सबसे पहला मेथड समझते हैं, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, तो हम क्या करेंगे सुन, सबसे पहले यहाँ पे जीसीडी ऑफ 3 और 5 को हम निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं सुन, याद है आपको, 5 को मतलब 3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो हम जानते हैं सुन ये एक बार जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो सुन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं सुन यहाँ पे 3 × 1 प्लस का 2, फिर हम क्या करते हैं सुन, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको यहाँ लिखेंगे, और 3 को 2 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हम जानते हैं यार एक ही बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, है ना, तो भैया क्या आएगा सुन, ये आएगा 2 × 1 प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। फिर हम इस 2 को इस 1 से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 इज इक्वल टू, फिर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्या आएगा सुन, वही आ जाएगा 1 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आएगी, 0 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो सुन ये जो 1 होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, इसका जीसीडी होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले आपको मेरा एक वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको आईटे पे मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पर मैंने जीसीडी का कंसेप्ट पहली क्लास के अंदर समझाया है, क्लियर है। अब बात करते सुन, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, पर एक्चुअली हमें तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालना है ना, तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें वही नंबर निकालना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास जीसीडी होता है उसको हम ax + by की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही तरीके से आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, पर हमें यहाँ पे 3 और 2 ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है ना भाई, 3x इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 दे रखा है ना,
तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 1 को लेते हैं। तो बेटा ये जो 1 होता है इसको हम क्या लिखेंगे सुन, ये लिखेंगे 3 माइनस 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारे पास 2 की जो वैल्यू वही रहेगी, है ना। तो यार 1 इज इक्वल टू 3 माइनस, बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 5 माइनस ये आएगा 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे ये भी हमारे पास ये आ रहा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू सुन ये आएगा 3 क्रॉस 2 माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुन, चूंकि मुझे इसको लिखना है 3 क्रॉस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यार मैं इसको लिखूंगा सुन 1 प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली 5 क्रॉस 1 भी लिख सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे सुन, 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 है, तो यार यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इसको इस प्रकार से लिखूंगा 3 इंटू 2 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। पर चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 mod 5 चाहिए, तो मुझे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 mod 5। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पर स्टूडेंट आप देख रहे हो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब मुझे भी समझाने में दिक्कत आ गई है, इजी पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। और आपको भी करने में समस्या आएगी। तो यार ये मेथड को हम रिजेक्ट करते हैं, नया मेथड यूज करते हैं, ये बड़ा इजी मेथड और आपको यही यूज करना। पर कभी कभी एग्जाम में कोई कंसेप्ट आपको दे रखा है तो आपको समझना चाहिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको ये बताया। दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है। तो आप क्या करेंगे सुन, a को उधर लेके जाएंगे, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू a इनवर्स b mod n हो जाएगा। अब आपको a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हमारे पास एक लॉजिक होता है और वो ये होता है कि a इनवर्स जो होता है वो हमेशा 1 mod n के बराबर होता है। तो सुन, ये a इनवर्स की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ये वैल्यू उठा के रखोगे, आंसर आ जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर करके दिखाओ, बातें कम करो। तो सुन, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod, यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, 5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे ना। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इनवर्स 2, है ना, mod यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 5, है ना, ये मल्टीप्लाई है। अब हमें 3 इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बोला था सुन, यहाँ पे 3 इनवर्स, है ना, 3 इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod 5। अब मुझे बताओ कि इस 3 इनवर्स की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो इस 3 इनवर्स को हम 1 रख के देखें, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, है ना, तो 3 इंटू 1, मैं जब यहाँ पे इस 1 को माइनस करके 5 से डिवाइड करता हूं, तो यार ये तो डिवाइड नहीं होगा। या फिर एक काम करते हैं, इसमें 5 से भाग लगाते तो एक रिमाइंडर आना चाहिए, नहीं बन रहा यार। अगर चलो मैं 3 इनवर्स को 2 रखता हूं, तो 3 दूना 6 और 6 में 5 का भाग लगा तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। ये 3 इनवर्स की वैल्यू 2 उठा के यहाँ टिका दो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखोगे, 2 रखोगे ना, तो ये आएगा 2 इंटू 2 mod क्या हो जाएगा भैया 5। एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू 4 mod 5। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। और ये जो 4 है यही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएगा। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन तो आपने निकाल दिया, सर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन भी तो आएंगे, और भी तो सॉल्यूशन आएंगे, ऐसा तो नहीं कि भाई ये नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं सुन, 4 तो हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, इसका एक सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। अब हमें और भी सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 4 प्लस 5 के टाइप के होंगे ना, ये प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, क्लियर है। अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो भाई हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए 4 आएगा। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9। अब आपकी इच्छा है कि सर 9 सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, करके दिखाओ। भाई एक काम करते हैं, है ना, जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू मैंने 0 रखा है ना, चलो एक काम करते हैं सुन, k की वैल्यू 0 रखा, तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4, और 4 को रखो यहाँ पे, 4 तिया 12, 12 में 5 का भाग लगा वो 2 रिमाइंडर रहा, मतलब परफेक्ट है। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 रखता हूँ तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 तिया 27, 27 में 2 का मतलब 27 में 5 का भाग लगाओ 2 रिमाइंडर आएगा, या 27 में से 2 गया तो 5 इसको डिवाइड कर रहा, बिल्कुल सही है। k इज इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना आएगा सुन, यहाँ पे 10 14, है ना, 14 तो 14 तिया 42, 42 में से 2 गया तो 40, 40 में 5 का भाग लग रहा है, बिल्कुल सही है। k इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो कितना आएगा सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 15 और 4 19, ये आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आते रहेंगे। सुन, जो 5 से छोटा है भैया, इससे छोटा है, ध्यान दीजिएगा, इससे छोटा जो सॉल्यूशन आता है वो इनकॉन्ग्रुएंट होता है ना। क्या होता है सुन, ये इनकॉन्ग्रुएंट होता है। बाकी जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कहलाते हैं, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, मतलब जो
कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, पर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। और वो हम कैसे निकालते हैं? जीसीडी निकाल के, मतलब भाई आपको बताया था मैंने कि जीसीडी करके इसको हम देखते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे इसका जीसीडी क्या है, मतलब 3 और 5 का जीसीडी, और वो इस 2 को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है ना, 6x कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड 15, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। तो सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, है ना, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे हो यार कि गुरुजी यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है सबसे, है ना सर, 3 कैंसिल हो रहा है, भैया कर दो, है ना। करोगे तो क्या आएगा यार? ये आएगा 2x इज इक्वल टू 3 मॉड, यहाँ पे कितना आएगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा 5, भाई यही आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि भैया सॉल्यूशन क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे यार दादा, इस 2 को उधर लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू ये आएगा 2 इनवर्स डॉट 3 मॉड, है ना, ये इनकॉन्ग्रुएंट है ना। तो सुन ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, तो ये आएगा और ये आएगा मॉड 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा 2 इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बोला था सुन यहाँ पे 2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 होता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत। चलो इसको मैं अलग करता हूँ ना ताकि ठीक रहेगा ना। तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1 मॉड 5 होता है। अब मुझे बताओ इस 2 इनवर्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो भैया तो 2 आएगा, 2 में 5 का लगता भी नहीं है। चलो 2 इनवर्स की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, 4 में 5 का भाग जाता नहीं है। 2 इनवर्स की वैल्यू 3 रखता हूँ, 3 रखूंगा तो 6, और 6 में 5 का भाग लगाओगे 1 रिमाइंडर आ रहा, मतलब 2 इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी भैया? 3 हो जाएगा ना, मतलब 2 इनवर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 3 हो जाएगा। और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? सुन 3 इंटू 3 मॉड 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? सुन 9 मॉड 5 आएगा। और सुन ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है आपको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है रिमाइंडर होता है एक तरह से देखा जाए तो यार ये क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए। तो 9 में 5 का भाग लगाओगे तो यार 9 में 5 का भाग लगाओगे तो 4 बचेगा रिमाइंडर, है ना। तो इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पे लिखोगे 4 मॉड क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इसके इनकॉन्ग्रुएंट कितने होंगे और कॉन्ग्रुएंट कितने होंगे? तो पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। सुन यहाँ पे कंसेप्ट होता है जीसीडी ऑफ 6,15, तो बेटा इसका जीसीडी हमारे पास 3 आता है। अब ये जो 3 है ये सुन ये 9 को डिवाइड करना चाहिए और बिल्कुल करता है। तो इसके जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे भैया? जितना इसका जीसीडी आ रहा उतने इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते, मतलब 3 होंगे। पर आप बोलोगे यार गुरुजी यहाँ पे तो एक ही आ रहा है 4, पर भैया हम निकालेंगे ना। सुन 4 तो हमारे पास एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आ गया, तो बाकी सॉल्यूशन क्या आएंगे? सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 + 5 के टाइप के आएंगे ना। अब k की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 आएगा, फिर 1 रखोगे तो सुन 9 आएगा, फिर 2 रखोगे तो भैया कितना आएगा? यहाँ पे 14 आएगा, फिर 3 रखोगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, है ना। ऐसे सॉल्यूशंस आते जाएंगे। पर सुन 15 से छोटे कितने हैं भैया? 15 से छोटे 3 ही है, तो ये इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। रिमेनिंग सॉल्यूशन जो होंगे वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस प्रकार से हमें मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10 दे रखा है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? सुन 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10 है बेटा, उसको उधर लेके जाएंगे तो यार ये आएगा 7 इनवर्स 1 मॉड, यहाँ पे क्या आएगा? 10 आ जाएगा ना। ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि भैया क्या होता है 7 इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करना चाहते हैं कि 7 इनवर्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 7 इनवर्स को हम एक बार रख के देखते हैं 1, तो यार 1 रखेंगे तो 7 और 7 में 10 का भाग लगता नहीं। चलो 2 रख के देखते हैं, है ना। तो 7 दूना 14 और 14 में 10 का भाग लगेगा तो 4 रिमाइंडर आएगा भैया, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 रख के देखते हैं तो 7 या 21, 21 में 10 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा, मतलब 7 इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया? 3 हो जाएगी, राइट। तो ये उठा के रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? सुन 3 और डॉट 1 है तो 1 ही हो जाएगा, है ना। और कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 10 आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखना है कि सुन यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने आते हैं? सुन 3 + 10 क्या आता है ना। अब 10 से छोटे हमारे पास कितने हैं? तो 10 से छोटा एक ही आएगा भैया ना। और वैसे भी आप जीसीडी देखोगे तो सुन इसका जो जीसीडी आ रहा है वो हमारे पास कितना है? सुन 7,10 का जीसीडी 1 ही आता है और 1 1 को डिवाइड करता है, मतलब एक ही यहाँ पे क्या आएगा? सुन इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएगा। बाकी जो सॉल्यूशन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे जो कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रहेंगे और 3 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए सुन 10x इज इक्वल टू 15 मॉड, यहाँ पे क्या दे रखा है? सुन
45 दे रखा है और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अब हम जानते हैं सुन यहाँ पे 5 कैंसिल हो रहा है, देखो आप, है ना, ये सुन 5 से कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब देख लो भैया क्या होगा, इस 2 को उधर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा सुन 2 इनवर्स 3 मॉड, यहाँ पे क्या आएगा सुन 9 आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है ना। अब हम जानते हैं सुन 2 इनवर्स क्या होता है, सुन ध्यान दीजिएगा, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1 मॉड 9 आ जाएगा। अब देखो 2 इनवर्स की वैल्यू 1 रखता हूं, कुछ नहीं होगा, 2 रखता हूं, नहीं होगा, 3 रखता हूं, नहीं होगा, 4 रखता हूं, नहीं होगा, 5 रखता हूं, तो 5 पे क्या होगा सुन 10, है ना, और 10 में 1 गया, हाँ डिवाइड हो रहा है ना, या 10 में 9 का डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो भैया 2 इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया 5 हो जाएगी। क्लियर है यार, ये उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा सुन 5.3 मॉड, यहाँ पे क्या आएगा 9 और इस कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, है ना। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड 9 आ जाएगा। पर हम जानते हैं सुनिए रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए, तो 9 में से उसका भाग लगाओगे तो यार भैया 6 बचेगा ना, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे, तो भैया 10 का 45 के साथ आप जीसीडी लोगे तो 5 आएगा, और 5 15 को डिवाइड करता मतलब 5 यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे देखो निकालता है ना, तो हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जो आता है वो हमारे पास किस प्रकार से आता है सुन, यहाँ देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास सुन 6 + 9 के टाइप के आता है ना। अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूँ, है ना, तो k की वैल्यू 0 रखेंगे तो सुन 6 आएगा, k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो सुन 15 आएगा, है ना, k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यार ये 18 और 9 18 और 6 माफी चाहूंगा सुन 24 आएगा, k की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 9 या 27 और 6 27 और 6 हमारे पास कितना आएगा सुन, आई थिंक 27 और 6 33 आएगा, है ना। k की वैल्यू 4 रखता हूँ, है ना, तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा सुन 9 चौके 36 36 और 6 सुन 42 आएगा। तो ये सब के सब 45 से कम है, तो इतने जो सॉल्यूशन आएंगे ये सब क्या आएंगे सुन इनकॉन्ग्रुएंट आएंगे, और इससे बड़े जितने भी आएंगे वो सब क्या आ जाएंगे भैया कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपको आना चाहिए। बाकी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, और आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं कि कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। बाकी स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग CSIR नेट गेट IIT जेईई यूटीपीजी सब पढ़ाते हैं, जिनके कोर्सेज आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं सुन इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि हैंडआउट बनाया है उस पर अवेलेबल है। बाकी नंबर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।